रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर परमाणु बम और वर्ल्ड वॉर की चर्चा होने लगी। 15 महीने से चल रहा युद्ध क्या सचमुच इस मुहाने तक आ पहुंचा है, इस बात की चर्चा भी हो रही है। इस बात की चर्चा इसलिए जोरों पर रही है क्योंकि 8 महीने बाद पुतिन आर्मी ने यूक्रेन पर ऐसा अटैक किया है जिसे लेकर अमेरिका तक चिंतित है। इस बार रशिया ने यूक्रेन की उस नस को दबाया जिसकी टीस से ज़ेलेंस्की छटपटा रहे हैं। उन्हें सहारा देने वाले ताकतवर मुल्क भी घबराए हुए हैं। कहा यहां तक जा रहा है कि इस बार ठीक वैसा ही दांव गया है जैसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सोवियत रूस ने चला था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन ने लिया क्रीमिया ब्रिज का बदला, यूक्रेन बुरी तरह दहला। रूस ने काखोव का डैम को उड़ाया, यूक्रेन में महा तबाही लाया। पुतिन के हाथ में न्यूक्लियर ट्रिगर, यूक्रेन टू अमेरिका वर्ल्ड वॉर का डर। रूस यूक्रेन महाजंग की वो दो तस्वीरें जिसमें घात भी है और प्रतिघात भी है, बारूदी प्रहार भी है और पलटवार भी है। बीते साल 8 अक्टूबर को जब यूक्रेन ने समंदर में रूस की शक्ति के प्रतीक 18 किलोमीटर लंबे क्रीमिया ब्रिज को उड़ाया, तब ज़ेलेंस्की के इस एक्शन पर पुतिन तिलमिला कर रह गए। और 8 महीने बाद पुतिन ने ऐसा बदला लिया कि यूक्रेन पानी पानी हो गया। यूक्रेन को गोला बारूद देने वाला अमेरिका चौंक गया। यूक्रेन का आरोप कि 6 जून को रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बांध पर बारूदी हमला किया। दक्षिणी यूक्रेन के नोवा में मौजूद काखोव का डैम को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। नीपर नदी पर बने इस बांध के डहने से शहर, गांव, गलियां लबालब भर गए। हजारों लोग बाढ़ में फंस गए। काखोव का डैम में ब्लास्ट के साथ ही यूक्रेन का बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तहस नहस हो गया, जिसकी तस्वीर खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर शेयर की और सोशल मीडिया पर इसके बाद की तस्वीरें फ्लोट होने लगी। वॉर की विनाश लीला का ये लेटेस्ट सबूत है। यूक्रेन का नोवा खाकोव का बांध जिसे रूस ने धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद खेरसों के किनारे मौजूद विशाल डैम के गेट टूट गए। डैम पर हमले से 4.8 अरब गैलन पानी यहां से निकला और निचले इलाकों की तरफ तबाही मचाता चला गया। बांध की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई जिनमें डैम के टूटने से होने वाली तबाही को साफ देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांध टूटने के कुछ घंटों के भीतर आसपास का बड़ा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। कई मील पानी भर गया। यूक्रेन के शहर जलमग्न हो चुके हैं। हजारों घर पानी से घिर गए। लोग ऊंचाई पर खड़े होकर हालात के बारे में बता रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि यह पानी खतरे के निशान पर पहुंच सकता है। ऐसे सिचुएशन में लोग जल्दबाजी में अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। यूक्रेन में बाढ़ के हालात इतना भयावह होते जा रहे हैं कि सैलाब घरों को बहाने लगा। इलाके में पानी और बिजली की सप्लाई ठप होती जा रही है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों का कहना ये कि अगर पानी का जल स्तर बढ़ा तो पलायन और बढ़ेगा। नोवा, खेरसों और आसपास के इलाके अलर्ट पर हैं। बांध के टूटने से 80 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। काखोव का बांध पर हमले के बाद 150 टन इंजन तेल नीपर नदी में बह गया, जिसका यूक्रेन के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने का खतरा है। 300 टन और इंजन ऑयल के लीक होने के खतरे ने यूक्रेन की मुसीबत को बढ़ा दिया। वॉर के इस नए चैप्टर को लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिकल पारा हाई है। वहीं इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन के राजदूत भिड़ते नजर आए।
यूक्रेन का दावा कि काखोव का डैम ब्लास्ट रूस का सुनियोजित हमला है, तो वहीं रशिया कह रहा है कि यूक्रेन ने खुद ही ब्लास्ट करवाया। मतलब करीब 16 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध दिन प्रतिदिन विनाशक होता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। खेरसों शहर पर कब्जे का रशिया भी दावा करता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या यूक्रेन का रास्ता काटने के लिए रूस ने खाकोव का डैम को उड़ा दिया? क्या काखोव का डैम ब्लास्ट कर रूस ने यूक्रेन के सामने बिजली पानी वाली चोट दे दी? सवाल यह भी कि आखिर ये महाविनाशक जंग रुकेगी कब? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार बदल रहे हैं। धीरे धीरे जंग गोला बारूद, बम, मिसाइलों से आगे प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करने लगी है। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और 82 साल बाद काखोव का डैम ने अपने अतीत को दोहराया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान तब के सोवियत संघ ने नाजी सेनाओं के मार्च को रोकने के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। उस समय नीपर नदी पर बने काखोव का डैम पर रूस का कब्जा था, जो सोवियत रूस की ताकत का प्रतीक था। इसे लेनिन डैम से भी जाना जाता था। इस बांध से पावर प्लांट को पानी मिलता था। लेकिन 1941 में जब नाजी सेना आगे बढ़ने लगी, तब 28 अगस्त को स्टालिन ने जर्मनी को रोकने के लिए बांध को उड़ा देने का आदेश दिया। और अब यूक्रेन पर भी रशिया ऐसा ही आरोप लगा रहा है। हालांकि युद्ध के दौरान रूस यूक्रेन के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नया नहीं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में इस बांध की तबाही पर कौन सही है और कौन गलत, ये दावे से कहा नहीं जा सकता। टूटने की तहकीकात कुछ भी हो, हकीकत कुछ भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा हमेशा की तरह यूक्रेन की आम जनता भुगत रही है। पहले ही 16 महीने के युद्ध से कई शहर छलनी हो चुके हैं, हजारों इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। और अब वाटर बम ब्लास्ट की मार से जो तबाही आई, जो बाढ़ आई, उससे यूक्रेनी नागरिकों की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। कोरोमंडल ट्रेन हादसे को आज 6 दिन हो गए हैं और 5 दिन बाद अब वापस से कोरोमंडल जो है वो चलने को तैयार है। ये बहानगर रेलवे स्टेशन है और यहीं पे जो पूरा का पूरा एक्सीडेंट है वो 6 दिन पहले हुआ था। और अब देखिए इसी रेलवे स्टेशन से आपको कोरोमंडल ट्रेन जो है वो गुजरती हुई नजर आएगी। ठीक इसी तरीके से कुछ आज 6 दिन पहले जो है वो कोरोमंडल रास्ते से आ रही थी, इसी ट्रैक से उसको आना था, लेकिन वो लूप लाइन पे चली जाती है और उसके बाद मालगाड़ी के साथ उसकी भिड़ंत हो जाती है और वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। लेकिन आज देखिए ठीक 5 दिन बाद वापस से यही कोरोमंडल जो है ये आपको जाती हुई दिखाई देगी। उस दिन भी कुछ ऐसे ही जो है सामने से भी एक ट्रेन जा रही थी और कोरोमंडल इस तरीके से जा रही थी और एक्सीडेंट का शिकार हो जाती थी। लेकिन आज देखिए वापस से ये ट्रेन जो है ये चलनी शुरू हुई है और अब देखिए यहाँ पे आपको वही ट्रेन यहाँ से जाती नजर आएगी। देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई मेल आपको यहाँ पे इसी तरीके से जाती हुई नजर आएगी। 6 दिन पहले कुछ इसी तरीके से लोग जा रहे थे इसमें और एक्सीडेंट का शिकार हुई थी ये ट्रेन, जिसमें कई लोग मारे गए थे। लेकिन आज देखिए 5 दिन बाद एक्सीडेंट के वापस से इस कोरोमंडल को स्टार्ट किया गया है और अभी भी इसके अंदर आप देखिएगा तो तमाम लोग आपको भरे हुए दिखाई देंगे, बैठे हुए दिखाई देंगे। और ये ट्रेन अब ये बहानगर रेलवे स्टेशन से होते हुए गुजर रही है। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से कुछ ही मीटर की दूरी पे जो एक्सीडेंट है वो हुआ था। दरअसल ट्रेन को जिस लाइन से अभी ये जा रही है मेन लाइन से, इसी मेन लाइन से जाना था। एक बार पटरी पे मैं फोकस करूंगा कि एक बार दिखाएं आपको पटरी के ऊपर, इसी मेन लाइन के ऊपर उस दिन भी ट्रेन को जाना था, लेकिन ट्रेन चली जाती है लूप लाइन से, सिग्नल जो है उसे गलत मिलता है और वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। लेकिन आज देखिए यहाँ पे बिल्कुल अपने जो नियमित रास्ता है, जो मेन लाइन है, उसी मेन लाइन से जाते हुए आपको यहाँ कोरोमंडल दिखाई दे रही है। और ये राहत की बात है कि वापस से लोग कोरोमंडल के ऊपर जो है वो भरोसा कर रहे हैं, इस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए आप कोरोमंडल जो है वो जाती हुई नजर आएगी। फोकस करेंगे एक बार नाम के ऊपर, देखिए यहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई मेल जो है वो आपको जाती हुई यहाँ से नजर आएगी। और कुछ यूं कोरोमंडल देखिए अब बहानगर रेलवे स्टेशन जो है वो उसे क्रॉस कर दी है और इसी रेलवे स्टेशन पे आज से 6 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज काफी सेफली जो है वो अभी कोरोमंडल यहां से क्रॉस की है। अभिषेक राज, टाइम्स दोनों भारत, बालेश्वर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नोएडा में पदाधिकारियों के साथ टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ टिफिन पर चर्चा की। जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक स्वाभाविक है। इसमें प्रधानमंत्री के सुझाव पर ऐसी बैठकों को टिफिन बैठक में तब्दील किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं।
सामूहिकता में चर्चा होती है, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर बात होती है। यह टिफिन बैठक आज यहाँ पर संपन्न हुई, मुझे इसमें आने का सौभाग्य मिला। यह एक लगातार प्रक्रिया है, समय समय पर ऐसी टिफिन बैठकें आगे भी होंगी और यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली का एक अंग बन रहा है और इसमें कार्यकर्ताओं में एक एकजुटता का संस्कार भी आता है, क्योंकि वह अपना टिफिन तो खाता नहीं है, वह दूसरे साथी का टिफिन खाता है और हमारा द्वारा लाया गया टिफिन वो हमारे साथी खाते हैं। आज मैं भी अपने घर से टिफिन लेके आया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको खाया और उसका स्वाद लिया। जम्मू कश्मीर में देश के छठे तिरुपति बालाजी मंदिर के उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। उद्घाटन से पहले पूरे मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया है। मंदिर की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए पूरे परिसर में लाइट लगाई गई। 62 एकड़ में बनाए मंदिर कैसे पूरे जम्मू के लिए टूरिज्म और विकास के नए रास्ते खोलेगा, दिखा इस रिपोर्ट के जरिए आपको। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के कुछ ही घंटों में आप तिरुपति बालाजी मंदिर यहां पे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। इनॉग्रेशन के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जोर शोर से तैयारियां यहां पे चल रही हैं। फूलों से इस मंदिर को सजाया जा रहा है और अंदर लॉर्ड वेंकटेश्वरा का आइडल ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसकी अगर ऊंचाई बताएं तो 8 फुट के करीब है और अगर चौड़ाई बताएं तो 6 फुट के करीब है और ये स्पेशल ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है जो कि गुंतुर से लाया गया था। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि जंगल का इलाका, ये शिवालिक का जंगल है और बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो देखिए ये एक खुशी का एहसास ऑलरेडी दिला रहा है लोगों को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जम्मू की इकॉनमी जो है पिलग्रिम टूरिज्म पे पूरी तरह से निर्भर है। यानी कि यहाँ पे जब श्रद्धालु आएंगे तो इकॉनमी में भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे एक लोगों में अलग हर्षोल्लास और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि तरीके से देख सकते हैं आप इस मंदिर के यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं। इनॉग्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी खुद होंगे और उसके अलावा श्रद्धालु कुछ ही दिनों देर में अब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए तरह तरह के फूलों से इस मंदिर को सजाया जा रहा है। जगह जगह से यहाँ पे फूल लाए गए हैं पूरी तरह से इसको सजा के, ताकि इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए। अगर आप इस मंदिर की बात करें, देखिए इसका जो ब्लैक ग्रेनाइट है उसे गुंतुर से लाया गया था। स्पेशली स्किल्ड वर्कर जो थे आंध्र प्रदेश से आए थे। ये छठा तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो आंध्र प्रदेश से बाहर बनाया गया है। कैसे देखते हैं ये मंदिर का जो निर्माण है यहाँ पे हो रहा है, कितना हर्षोल्लास है, कितनी खुशी है, कितना जोश? ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट टेंपल, मतलब जो साउथ के उस पे बेसिस बेस्ड है जम्मू में, तो काफ़ी सारा उल्लास है। काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि एक कल्चरल हेरिटेज साउथ की भी उठ के जम्मू में आ रही है, तो इट वुड बी गुड एक्सपीरियंस। बहुत ज़्यादा हम जानते हैं कि तिरुपति बालाजी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट बोर्ड इन इंडिया, तो उसी ल्यू पे एक और यहाँ पे टेम्पल जो जम्मू हुआ, तो इट विल डेफिनेटली ऐड टू द इकोनॉमी ऑफ जम्मू स्टेट। टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, स्टे करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी और साथ साथ खाली मंदिर के अलावा यहाँ पे गुरुकुल बनने जा रहा है। यानी कि आपको संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, उसके साथ साथ सभ्यता के बारे में पता चलेगा। अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-4 चीजों की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं और ये मिलन होगा। ये यानी कि साउथ का और नॉर्थ का मिलन, संगम होगा, सभ्यता का संगम होगा, संस्कृति के बारे में जानकारी होगी और इसके साथ साथ चिकित्सालय बनेगा। यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट दी जाएगी। आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कितनी उन्नति और तरक्की होने जा रही है। ये खाली मंदिर का निर्माण नहीं है, अगर ये कहें तो ये डेवलपमेंट का भी शुरुआत है जम्मू रीजन में। यही एक वजह कि जिस भी जम्मू वासी से हम बात करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखने को मिलती है, एक अलग सी खुशी देखने को मिलती है, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि ये मंदिर के आने से कैसे यहाँ पे तरक्की भी आना शुरू हो जाएगी। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ, नव भारत के लिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और अब शिवरंजनी तिवारी भी हिंदू राष्ट्र की बात कह रही हैं कि जो भी धीरेन्द्र शास्त्री कहेंगे वो उनकी हर बात का समर्थन करेंगी। मैं चाहूंगी कि जो गुरुजी के संकल्प रहेंगे, हमारे महाराज श्री के जो भी संकल्प रहेंगे और जो भी वो आगे चाहेंगे, मैं उनके हर एक बात का समर्थन करना चाहूंगी, उनके हर एक संकल्प का समर्थन करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं, तो मैं भी चाहती हूं कि उनके इस हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूरा अपना योगदान दे सकूं। लेकिन हिंदू राष्ट्र की ये मांग कुछ राजनेताओं को रास नहीं आ रही है। अब समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने कहा
इस देश के अंदर लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए अपना संगठन तैयार कर रही है, यानी कि इस संगठन में बड़ा बदलाव कर रही है। उधर राजस्थान में जीतने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन पायलट और गहलोत की अदावत की खबरें। क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? दिखाते हैं आपको हर कांग्रेस नेता सचिन पायलट के 11 जून को नई पार्टी बनाने की अटकलों के बीच सियासत चरम पर है। कांग्रेस नई पार्टी की खबरों को सिरे से खारिज कर रही है, जबकि बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ना तो पायलट पार्टी छोड़ेंगे और ना ही नई पार्टी बनाएंगे। दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तो सचिन पायलट नई पार्टी बनाने जा रहे हैं सर 11 जून। मैं आपसे सुन रहा हूं, तो मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनकी पहले मन था ना ही अब मन है। कांग्रेस कह रही है कि पायलट और गहलोत का विवाद सुलझ चुका है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि करप्शन पर अगर पायलट बीजेपी के साथ आते हैं तो पार्टी कदम से कदम मिलाकर चलेगी। इस आईटी के घोटाले और जेजेएम में करीब 15,000 करोड़ के घोटाले के कागज कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने लाऊंगा, तो मैं पायलट से कहूंगा कि हम पदयात्रा उनके साथ करने के लिए तैयार हैं अगर वो राजी हैं। बीते दिनों पायलट और गहलोत के बीच दिल्ली दरबार के दखल के बाद हालात सामान्य होते दिख रहे थे, लेकिन अटकलें हैं कि पायलट अब भी खुश नहीं हैं और अपनी अलग राह चुन सकते हैं। दिन शाह की टिप्पणी को लेकर चर्चा गर्म है। एक बार फिर से अवार्ड पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इसी इंडस्ट्री में एक तबका ऐसा उन कलाकारों का भी है जो मानते हैं कि फिल्म फेयर का सम्मान ऑडियंस के सम्मान जैसा है। सुनिए द केरल स्टोरी की एक्ट्रेस अदा शर्मा ने क्या कहा। I think any award, my best one is from the audience, from all of you who come here to see me. So that means the most to me. I think any sort of validation, awards, love, messages on Instagram, tweets, physical love of smiling faces of you, everything means a lot. I think when you do a movie, validation feels very nice. जैन लड़के को मुस्लिम बनाने वाला शाहनवाज खां कहां भाग गया? क्या वो अकेले ही ऑनलाइन गेमिंग के जरिए हिंदू नाबालिग बच्चों को टारगेट कर रहा था या फिर इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और है? पिछले 2 दिनों से धर्मांतरण गैंग को लेकर जांच जारी है। इसे लेकर खुलासा हुआ कि पूरे रैकेट के जाकिर नाइक से कनेक्शन है और ये खेल पिछले 5 सालों से जारी था। दिल्ली के पास की गाजियाबाद पुलिस ने कैसे मुस्लिम आरोपियों के बहुत बड़े प्लान को नाकाम किया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। एक तस्वीर है गाजियाबाद की और दूसरी मध्य प्रदेश के दमोह की। करीब 750 किलोमीटर की दूरी वाले इन शहरों में एक बात कॉमन है और वो है नाबालिग हिंदू बच्चों को टारगेट करने की साजिश। पैटर्न अलग अलग है मगर प्लानिंग बेहद खतरनाक। किस तरह नाम, पहचान और आईडी बदलकर ऑनलाइन धर्मांतरण और ऑफलाइन इस्लामीकरण का रैकेट चल रहा है, ये सब आपको सिलसिलेवार बताएंगे। मगर पहले बात उस गेमिंग जिहाद की जिसने जांच एजेंसियों को एक्टिव कर दिया। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग हिंदू बच्चों को फंसाकर मुसलमान बनाने वाले ये 2 कैरेक्टर हैं जिनकी पहचान हो चुकी है, मगर असली मास्टरमाइंड कौन है? इस रैकेट के तहत मध्य प्रदेश के हिजबुत तहरीर मॉड्यूल से जुड़ने लगे। धर्मांतरण की साजिश का तरीका पाकिस्तान में मौजूद मौलाना ब्रिगेड जैसा है। शक मलेशिया में बैठे जाकिर नाइक के गैंग पर भी है और ठाणे के जिस मुमरा इलाके में रहने वाले शाहनवाज मकसूद को पुलिस ढूंढ रही है, उसके दुबई भागने का दिशा है। पिछले 9 दिनों से 29 साल के शाहनवाज का कोई पता नहीं। मां कह रही है बेटे को फंसाया जा रहा है। क्या बातचीत की, क्या कुछ पूछा उसने, क्या बताया? मैंने उसको यही पूछी क्या हुआ है बता दे तू मेरे को। तो बोले नहीं मम्मी इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस मेरे को सब फंसा रहे लोग। मैं जो है मेरा दोस्त था, मेरा फ्रेंड था, उसने इस्लाम कबूल करा, वो ये मैं जानता। उसके बाप ने भी उसको समझाया पर वो सुना नहीं। उसको भी इतना नॉलेज नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ।
तो आप ये कहना चाहेंगे कि शहनवाज जो है वो निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया? उसने गलत किया नहीं, अगर उसको इतनी समझ होती तो वो ऐसा कभी नहीं करता। एक जो माइनर कन्वर्ट हुए हैं उनसे पूछताछ में बताया कि वो यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर रखा था, उसको रेगुलरली वॉच करते थे, काफ़ी उससे इम्प्रेस रहते थे। जब हमने इसको चेक करा तो पता लगा ये यूट्यूब चैनल जो है ये पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल है। तो इसकी भी हम जो डिफरेंट एजेंसीज हैं हमने वो इंटेल शेयर की है। यूथ क्लब पाकिस्तान से चलने वाले इस यूट्यूब चैनल का नाम है। इसमें जो वीडियो अपलोड होते हैं उनमें इस्लाम की हार्डकोर लाइन होती है। इन्हीं वीडियो को ऑनलाइन गेम खेलने वाले नाबालिग हिंदू बच्चों को दिखाया जाता था, इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता था और जब मिशन पूरा हो जाता फिर उन्हें नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने को कहा जाता था। जाकिर नाइक पर आरोप लगता रहा है कि उसने पैसों का लालच देकर हिंदुओं के धर्म बदलवाने की साजिश रची और फिर अपने भड़काऊ वीडियो के जरिए इसका प्रचार प्रसार किया। मध्य प्रदेश के कट्टर इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर में जाकिर नाइक के करीबी भी काम करते हैं। इस संगठन के 5 सदस्यों ने हिंदू लड़कियों से शादी की और फिर उनका धर्म बदलवा दिया। धर्मांतरण का ये धंधा पहले ऑफलाइन चलता था, गरीबों को उकसाया जाता था, मगर अब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नया मोडस ऑपरेंडी आया है। खुलासे के मुताबिक गेमिंग जिहाद के ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 5 मामलों की पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। खुलासा हुआ है कि ऑनलाइन धर्मांतरण का ये खेल 5 सालों से जारी था। टारगेट पर हिंदू बच्चे थे। पिछले 1 साल में करीब 100 से ज्यादा बच्चे इस गैंग के संपर्क में आ चुके थे। दावा तो यह भी है कि शहनवाज मकसूद जिस मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में रहता था वहां 400 से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाया जा चुका है। अभी ऑफ लेट हमको गुजरात से 1-2 लोग का फोन आया था जिन्होंने ये इंटेल शेयर करा है कि मुंब्रा थाना क्षेत्र में उस एरिया में लगभग 400 लोग का कन्वर्जन हो चुका है। कुछ उन्होंने फ़ोन नंबर शेयर करे, कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ ऑडियो क्लिप शेयर करे हैं, बट उसको अभी वेरीफाई करना अभी बाकी है। हम लोग उसको वेरीफाई करके आप लोगों को कुछ उसकी पुष्टि कर पाएंगे।